तो मेन कॉन्सेप्ट ही ये है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ये फिनिश हो फिर इको करेंगे। हाँ। चलो अभी अपन और वेट नहीं करते, विल स्टार्ट। हम कर रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विस। अलग अलग तरीके की सर्विस जो बिजनेस लेता है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बैंक की सर्विस की बात कर ली, ठीक है। दूसरी जो हम सर्विस कर रहे हैं वो है इंश्योरेंस सर्विस। मुझे बताओ इंश्योरेंस क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी कौन होती है, डिटेल बताओ जिसको पता है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी हमको अलग अलग प्रीमियम्स अपने प्लान्स बताती है, अलग अलग टाइप्स के, उसमें से जो अपना सफिशिएंट होता है वो हम ले सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लाइक इंस्टॉलमेंट की तरह हमें पैसे पे करना होता है, और इन केस फ्यूचर में हमारा कुछ लॉस होता है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं और वो कंपनी हमको इंस्पेक्ट करके डिजायर्ड अमाउंट पे करके देगी। परफेक्ट। बेसिकली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक इंश्योर्ड मतलब हम, और एक इंश्योरर जो कंपनी है। हम इंश्योरेंस कंपनी में जाके पहले प्लान्स पॉलिसीज देख लेते हैं। कार पॉलिसी, कार इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, फायर इंश्योरेंस चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस आपको चाहिए, उस हिसाब से आप कंपनी में जाके देख लेते हो। वो आपको बता देते हैं कि इतना प्रीमियम अमाउंट है। प्रीमियम मतलब जो आपको पे करना होता है। तो वो आपको सपोज बता देते हैं कि जैसे कार इंश्योरेंस जो है वो साल की सपोज 10,000 रुपए का खर्चा है, तो एवरी ईयर उस डेट पे आपको 10,000 रुपीज पे करने हैं। दैट विल बी योर एनुअल कार इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट। उसमें वो लोग आपको बता देंगे कि क्या क्या नुकसान होने पे क्या क्या चीजें वो रिपेयर करके देंगे। बाय चांस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, चीजों को ठीक करने की जरूरत पड़ती है, तो जब आप कार ठीक करवाते हो तो वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। ये कार इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट था। सेम तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर काफी मेडिकल इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में या कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो फिर आपको वो पैसा मिल जाता है। तो बस आप हर महीने या हर साल जैसा भी पॉलिसी आपने ले रखी है, यू पे द प्रीमियम। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। कभी बीमार हुए तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम कर सकते हो। बीमार नहीं हुए उस साल तो वो इंश्योरेंस का पैसा पूरा वेस्ट चला जाता है फिर। तो ये बस एक सिक्योरिटी है, एक रिस्क कम करने का तरीका है कि हमने इंश्योरेंस ले रखी है। जैसे फैक्ट्री होती है, जैसे ये कौन सा है ओस्लो सर्कल पे जिसपे आग लग गई थी, चीरूज वाला, उसके पूरी प्रीमाइसेस पे आग लग गई थी। एक बार अर्जन मॉल में अर्जन की कौन सा था, अर्पण, पूरी आग लग गई थी। तो उनको रिस्क नहीं रहता क्योंकि वो सारा उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी होती है। So basically what is insurance? We people select a company, insurance company, we decide the premium कि कौन सी पॉलिसी हमको लेनी है। उस हिसाब से हम कंटिन्यूस बेसिस पे प्रीमियम पे करते हैं, और सामने इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रॉमिस करती है कि कोई भी लॉस होगा तो कंपनी हमको रीपे करके दे देगी। तनिषा ये रीड करना तो पैराग्राफ। Insurance services. Insurance is a contract between the insurer and the insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. This agreement or contract is in writing and is known as insurance policy. आगे पढ़ दो। Then, the important terms used in insurance contract are: insurer is the individual or firm known as insurance company which agrees to compensate the loss of insured. Insured is the individual or firm who gets compensation of loss. Insured pays regular amount of premium. Happening of the event, it refers to the subject matter of policy or to the kinds of losses covered under the policy. For example, in fire insurance, the loss is compensated only if
it is due to fire. Premium. It refers to an amount paid quarterly, half-yearly, or annually by the insured to insurer for getting compensation at the time of loss. ठीक है, देखो 4 वर्ड्स आएंगे यहाँ पर। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जहां पर आप इंश्योरेंस करवाओगे। अब वो सन लाइफ है या LIC करवा रहे हो, आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस में करवा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। पर जिस भी कंपनी के पास आप इंश्योरेंस करवा रहे हो वो कंपनी इंश्योरर कहलाती है। दूसरा होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब हम, जिसको हमने इंश्योर करवाया है, जो प्रीमियम पे करेगा। तीसरा होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे अगर इन्होंने भी सेम एग्जांपल दिया, जैसे अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखी है और अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आपका नुकसान फायर की वजह से हुआ है। अगर आपने मराइन इंश्योरेंस ले रखी है तो सिर्फ जब पानी की वजह से नुकसान होगा तब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो जिस भी चीज के लिए इंश्योरेंस ले रखी है, जब वो इवेंट अक्कर होता है उसके बाद आपको वो पैसा मिलता है। उस पैसे मिलने को क्लेम करना बोलते हैं कि हमने क्लेम किया है, वो दो। एंड द लास्ट इज प्रीमियम। हर कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे प्रीमियम लेती है, कोई आधे आधे साल का, कोई पूरे पूरे साल का। तो जैसा कंपनी का सिस्टम है उस हिसाब से यू पे द अमाउंट, उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस चालू रहता है। कंटिन्यूस बेसिस पे हमको चालू रखना होता है, जितने कंटिन्यूस साल तक वो चालू रहता है उतना ज्यादा बेनिफिट हमको मिलने लगता है। तो ये 4 वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मतलब आज अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो देयर आर सर्टेन बेसिक ग्राउंड रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहले मैं समझाती हूँ फिर अपन रीड करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम। गुड फेथ का मतलब होता है भरोसा, अच्छा भरोसा। भरोसा तो अच्छा कैसे होता है, उसका मतलब भरोसा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फेथ। मतलब मुझे और कंपनी को एक दूसरे पे पूरा भरोसा करना है। मुझे कंपनी से कोई बात नहीं छुपानी, कंपनी को मुझसे कोई बात नहीं छुपानी। ये इस प्रिंसिपल का बेसिक हिंदी मतलब है। जैसे कि आज आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या रूल होता है, जैसे मैं करवा रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो जो ऑलरेडी बीमारियां हैं वो बतानी पड़ेंगी। पर मैं मेरे मन में क्या सोच रही हूँ कि मुझे है ना थोड़ा सा थायराइड है, अभी नहीं बताती हूँ, बाद में टेस्ट करके बता दूंगी कि अब हो गया और फिर क्लेम कर लूंगी। तो वो गलत है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस, इस एग्जाम्पल में जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, वो सब कुछ आपको कंपनी को बताना है। दैट इज द प्रिंसिपल। अगर आपने नहीं बताया और कंपनी को बाद में पता चला कि ऐसा था, तो कंपनी आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती है। So that's why it is said कि when you are contracting, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि सारी चीजें कंपनी को बताओ। एट द सेम टाइम कंपनी की भी ड्यूटी बनती है कि कब कब वो पेमेंट नहीं करेगी, क्या क्या चीजें इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं है, या कितने टाइम तक पेमेंट हो जाएगा, वो सब चीजें भी कंपनी को बतानी है। So we have to tell all our material information to them and they have to tell all their material information to us. Yes, terms and conditions है। तो ये सिंपल बेसिक, वैसे तो ह्यूमैनिटी लॉ भी है कि किसी के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द टॉपिक। पर्सनल लाइफ डिस्कस करने को कोई नहीं कह रहा, पर जिस चीज के लिए है वो कुछ भी छुपाना नहीं है। दैट इज दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फेथ, कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे पूरा पूरा भरोसा करना है।
चक्षु ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो। अब लोग कनेक्टेड तो दिखते हो पर पता नहीं कौन सुनता है कौन नहीं। मैम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, According to this principle, insurance is a contract based on faith. The insured and insurer must disclose all the material facts to each other, and both the parties should not hide any fact related to insurance policy from each other. If the insured hides any material fact from the insurance company and later on the insurer comes to know about it, then he can refuse to pay compensation. Failure to make disclose a material fact by the insured makes the contract insurance voidable at the discretion of the insurer. देखो क्या क्या लाइन इंस्ट्रक्शन है इसकी। सबसे पहले इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं वो भरोसे के ऊपर कर रहे हैं। जो इंश्योर्ड है मतलब हम, और जो इंश्योरर है मतलब जो कंपनी है, सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बतानी है। यहाँ पे वर्ड मटेरियल है। मटेरियल वर्ड का मतलब होता है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखना जरूरी है दैट यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब कल शाम को आपको खांसी हुई और आज आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो उतना सा नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, थायराइड है या कुछ है, तो वो बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि छोटी 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 बातें करना उससे चालू कर दो। जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ मटीरियल है, वो हमको छुपानी नहीं है, वो हमको बतानी है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को बाद में पता चल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे करने से मना कर सकती है कि हम तुमको इस बीमारी का पैसा नहीं देंगे, तुमने कौन सा हमको बताया था। एंड अगर कोई चीज आप नहीं बताते हो, वही वाली लाइन वापस लिखी हुई है, एक सेकेंड आप ये लास्ट लाइन समझा के फिर आपका डाउट लेती हूँ। वही लाइन वापस लिखी हुई है कि अगर आप कुछ छुपाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल। ये लॉ की लैंग्वेज है, कोई और डिग्री करोगे तो पता चलेगा। वॉइडेबल का मतलब होता है कि आपकी मर्जी है, कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट कर दो, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना तो मत करो। तो अगर आप कोई चीज छुपाते हो तो कंपनी के पास चॉइस रहेगी, ऑप्शन रहेगा कि कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो बेटर है जब भी इंश्योरेंस लो तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको बता दो और उनकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खुद ले लो। पार्थ आपकी बात करते हैं फिर एग्जाम्पल। हाँ पार्थ बोलो। दीदी मतलब कोई टेम्परेरी बीमारी है तो वो बताने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कैसी इंश्योरेंस ले रहे हो। कोई इंश्योरेंस होती है कि जिसमें मेडिकल की इंश्योरेंस होती है तो उसमें सब खर्चे मिलते हैं आपको, तो आपको बताने की जरूरत है। तो मगर ऐसा नहीं है अगर कि मतलब बोलो। कुछ इंश्योरेंस में अगर हमें कोई टेम्परेरी बीमारी है तो उधर बताने की जरूरत है, वरना तो नहीं है। हम्म। मतलब वो आपको पूछेगा कि कोई भी तुमको बीमारी है, कभी खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तो तुमको है तो ना नहीं कहना, तो कह देना कि हाँ हुआ था या वैसा वैसा। मतलब वॉट एवर दे आस्क वो आपको बताना है, और जो आपके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज इम्पोर्टेंट है या ये नहीं है, वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन में आप हो। मैं कार इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो मुझे बताना रहेगा कि मेरी कार का इंजन कब चेंज हुआ, पेट्रोल कब लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ बात बोल रहे हो आप? दीदी अगर हमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमें अगर माइनर सा हार्ट अटैक आया तो वो मतलब तो नॉर्मल। बताना चाहिए ना भाई। नहीं नहीं, नॉर्मल कैसे है? हार्ट अटैक इज अ बिग थिंग, माइनर हो या मेजर हो, यू हैव टू टेल इट। दैट मीन्स कि बॉडी में प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू टेल इट। वो वर्ड माइनर से वो हार्ट अटैक माइनर नहीं हो जाता, वो बड़ी प्रॉब्लम है, बताना पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते। समरीत ये पैराग्राफ रीड करो फॉर एग्जाम्पल से। For For example, if person has taken a life insurance policy by hiding the fact that he is a heart patient, and later on if the insured dies of a heart attack, then the insurance company can refuse to pay the compensation because a material fact was hidden by the insured. Similarly, if a factory owner takes a fire insurance policy by hiding the fact that the electricity board has issued him a statutory warning letter to get his factory's wirings changed, and later on if the factory catches fire due to short circuit of wiring, then the insurance company can refuse to pay the compensation because insured has hidden the fact of statutory warning from the insurance company. देखो, दो एग्जाम्पल्स हमको दिए हैं। पहला एग्जाम्पल, ये पार्थ आपके वाली बात हो गई, लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है आपने, अब आप बोलो कि माइनर सा ही हार्ट अटैक आया था। ऐसा नहीं होता, जब वो हार्ट अटैक आया तो वो पर्सन हार्ट पेशेंट बन जाता है। इफ यू आर टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस एंड यू हैव हिडन द फैक्ट कि आप एक हार्ट पेशेंट हो, और बाद में बाय चांस उस पर्सन की डेथ हार्ट अटैक से ही होती है, तो क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो वो पर्सन ने कंपनी से छुपाया, तो शायद इंश्योरेंस कंपनी तुमको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दे ही ना। तो वो रिस्क लेने से अच्छा है, प्रीमियम की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ेगी बट एटलीस्ट सिक्योर तो रहेगा पेमेंट। तो इसलिए कह रहे हैं कि छुपाना मत। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री का मालिक है, उसने फायर इंश्योरेंस ले रखी है, फैक्ट्री में आग तो लग गई, लेकिन क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले ही उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वार्निंग लिख के भेजी थी कि भाई तुम्हारी वायरिंग जो है वो गड़बड़ है, अपनी वायरिंग को चेंज करवाओ। ऐसी वार्निंग लेटर मिला था उस फैक्ट्री ओनर को, पर उस फैक्ट्री ओनर ने उस वार्निंग को भी इग्नोर किया और उसने इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं बताया कि मुझे ऐसी वार्निंग मिली थी। उसके बाद अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा शायद नहीं देगी, क्योंकि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे छुपाई। फायर इंश्योरेंस ले रहे हो और वायर की पूरी गड़बड़ हो रखी है, वार्निंग भी मिल चुकी है, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी वाला पागल थोड़ी ना जो आपका इतना बड़ा रिस्क कवर करेगा। वो तो यही बोलेगा कि पहले वायरिंग चेंज करवाओ। तो अगर आपने इतना बड़ा फैक्ट छुपाया है उससे, तो फिर आपको कंपनी पे नहीं करेगी। So the first and the basic principle of insurance is you have to keep faith in each other and you have to tell all the facts and information to each other. Oh wait, इतना बड़ा मैसेज, रुको पास पढ़ती हूँ। अगर कोई बंदे ने 2 इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, और बंदा हॉस्पिटल में मिल गया, तो जो हॉस्पिटल का बिल आएगा वो मेडिकल देगा ना, और साथ में उसकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। मैं इंश्योर में 2 इंश्योरेंस। हाँ पार्थ, मेडिकल का जो खर्चा है वो भी मिल जाएगा और लाइफ इंश्योरेंस की क्लेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के इंश्योरेंसेस थे और दोनों तरीकों में खर्चा हुआ है इसलिए। लेकिन अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस 2 जगह पे करवाते हो और फिर दोनों जगह पे एक ही हॉस्पिटल का बिल क्लेम करते हो, तो वो 2 बार नहीं मिलता। फिर सेम टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है 2 डिफरेंट कंपनीज में, तो दोनों से पैसा नहीं ले सकते। बट ये जो आपका एग्जाम्पल है उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज हैं, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज में एक्सपेंस हुआ है, इसलिए वो दोनों आप क्लेम कर लो, मिल जाएगा पैसा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम समझे। व्हाट इज द प्रिंसिपल? हमको अटमोस्ट गुड फेथ रखना है। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब सब कुछ एक दूसरे को बताना है। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो चीज आपकी है या आपके ब्लड रिलेटेड मेंबर्स की है, उसी की इंश्योरेंस आप ले सकते हो। अब सपोज ये मेरा लैपटॉप है या मेरा घर है,
तो मेरे घर की फायर इंश्योरेंस का पैसा आप में से कोई नहीं दे सकता। मतलब मेरे घर की फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी आप में से कोई नहीं दे सकता। आपके घर की फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ऑफ कोर्स मैं नहीं दे सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको दुख होगा कि किसी का नुकसान होगा तो, बट दैट प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट। मेरा फोन टूटेगा तो आप में से किसी को थोड़ी ना प्रॉब्लम आएगी, क्लास नहीं चलेगी, वो बात एक अलग है। क्या मतलब लोन से श्रुति? माइक ऑन करके बोलो। मतलब आपने बोला कि कोई और हमारा पे नहीं कर सकता, बट आप किसी और से लेके दे रहे हो तो वो चलता है। हाँ अच्छा, मतलब ऐसे कि मैं लोन लेकर इंश्योरेंस पे करूँ ऐसे? हाँ। हाँ वो ले सकती हूँ। मतलब फिर तो लोन का पैसा तो मुझे ही रीपे करना पड़ेगा ना, वो तो एक बात अलग है कि मैं किसी से भी लेकर दूँ। मैं आपसे पैसा बोरो करके कहीं कंपनी में पे करूँ वो तो चलेगा, पर डायरेक्टली आप बोलो कि मुझे खुशबू दीदी के घर का फायर इंश्योरेंस लेना है, तो वो आपको पूछेंगे कि वो आपकी क्या लगती है। अब आप दीदी बोलोगे तो वो एक्चुअली ब्लड रिलेशन पूछेंगे, और हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो मना कर देंगे। सो द कॉन्सेप्ट इज कि आप सिर्फ उसी चीज की इंश्योरेंस ले सकते हो जिस चीज में आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो। दीदी हाँ जी। दीदी अगर एक फैमिली है जिसने मतलब हर एक फैमिली मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो ओके। पूरी फैमिली मर जाती है तो जो उसका लाइफ हम्म। इंश्योरेंस होगा वो उसके मतलब जो मतलब रिलेटिव्स है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा आई गेस, वो तो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो हम क्या करते हैं, अपना नॉमिनी लिखते हैं लाइफ इंश्योरेंस में कि हमारे पास किसको पैसा मिलना है। अगर तो सबकी डेथ हो जाती है तो मुझे नहीं लगता फिर तो किसी को मिलेगा। कोई भी अगर ब्लड रिलेटेड मेंबर नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा। मैं फिर भी एक बार मेरे पापा से पूछ के आज बताऊंगी। अदरवाइज जैसे किसी एक की डेथ होती है, जैसे मेरा लाइफ इंश्योरेंस और मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी डेथ में मैंने लिखा हुआ है कि मेरे बाद किसको मिलना चाहिए पैसा, तो उसको तो मिल जाता है, वो क्लेम करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। बट अगर फैमिली के सारे ही लोग मर गए हैं तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रीड करते हैं। तो बेसिक इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप उसी चीज की इंश्योरेंस ले सकते हो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आपकी है, जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। वो फिर कोई इंसान हो या कोई चीज हो, आप उसी का ले सकते हो। अपने बाजू वाले का कोई इंश्योरेंस आप ले नहीं सकते। ठीक है श्रुति, आप ही रीड करो ये पॉइंट। ये नीचे की लाइन थोड़ी सी कट हुई है, वो देख लेंगे क्या है, जितना विजिबल है उतना पढ़ो। Principle of insurable interest. According to this principle, the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy. Without interest taking an insurance policy is a gamble and fraudulent activity, and law does not permit it. In case of life insurance, the insurable interest come with the relation of insured with the person taking insurance policy. For example, a person can take life insurance policy for his spa- spouse or his or her children, or he she can take life insurance for he she cannot take life insurance for a stranger. In case insurance in case of the insurance, the insured must suffer a financial loss if subject matter is damaged to prove the interest, or he must be the owner of the subject matter. बस रुक जाओ, आगे बढ़ो। नहीं रुक जाओ, इतना समझा देती हूँ। यही चीजें बोली है उन्होंने कि जो चीज आपका इंटरेस्ट की चीज है, मतलब आप जिससे रिलेटेड हो, उसी चीज का आपको पैसा मिल सकता है। ये लास्ट में उन्होंने वही बोला है कि अगर फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो फिर, या कोई चीज डैमेज हो जाती है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस चीज में इंटरेस्टेड थे फाइनेंशियली भी, और या फिर वो आप खुद ही ओनर होने चाहिए उस चीज के। मतलब सपोज मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी मेरे रिलेटिव के कार का कुछ हो जाए, और मैं जाऊं क्लेम करने, तो मेरे को प्रूव करना है कि वो कार मेरे इंटरेस्ट की कार थी। या फिर मेरा ब्रदर खुद ही जाए एज ही इज द ओनर ऑफ द कार। ऐसे आप लोगों में से कोई जाए कि उनकी कार का ऐसा हुआ, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट।
वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जिसकी चीज है वही मांगेगा पैसा, तो पर उन्होंने फिर भी लिख के दे दिया कि कोई दूसरा मांगेगा तो उसको ये लोग देंगे नहीं। लाइफ इंश्योरेंस वाला क्लियरली बोला, जो श्रुति ने पढ़ा भी, कि अगर आपके स्पाउस है, स्पाउस आप समझते हो, हस्बैंड का वाइफ और वाइफ के हस्बैंड, ऐसे पति पत्नी, और या तुम्हारे बच्चे हैं, उनका तुम लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन किसी स्ट्रेंजर का लाइफ इंश्योरेंस हम नहीं ले सकते बिकॉज वो हमसे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नमन रीड करो ये फॉर एग्जाम्पल। क्या कुछ सुनाई नहीं दिया? यस, अभी आ रही है। करेक्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, उसने फैक्ट्री प्रीमाइसेस से रिलेटेड लोन वगैरह ले रखा है, देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस। जैसे एक एग्जांपल, मैं बैंक हूँ, आप में से किसी की कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री का लोन आपने आपने मुझसे लिया हुआ है, मतलब मैंने आपकी फैक्ट्री के लिए सपोज 20 लाख रुपीज आपको लोन दिया हुआ है। अब अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए तो मुझे भी तो नुकसान होगा ना 20 लाख का, क्योंकि मैंने पैसा लगा रखा है वहां पे। इवन दो आप मुझे वो लोन की इंस्टॉलमेंट पे करोगे, बट वो कैसे पे करने वाले हो? आप फैक्ट्री से ही कमा कमा के देने वाले हो ना। तो आपकी फैक्ट्री को अगर आग लग जाए तो मेरा भी नुकसान है 20 लाख का। तो इस एग्जाम्पल में अगर पहले तो मैं आपको ही बोलूंगी कि अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लो, पर मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती, मर्जी तो आपकी है। तो अगर आप बाय चांस फायर इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो लेंडर फायर इंश्योरेंस ले सकता है उस फैक्ट्री का, इवन दो वो ओनर नहीं है, फैक्ट्री आपकी है, लेकिन मैंने आपको उस फैक्ट्री का लोन दे रखा है 20 लाख का फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा उस फैक्ट्री में पैसों का इंटरेस्ट है। फैक्ट्री कमाएगी तो ही मुझे मेरा लोन वापस मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में इफ आई एम अ बैंक और somebody else, I can take your factory's fire insurance because I have the financial interest in that. ठीक है, तो ओनर तो ले ही सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं और ले सकता, और ले सकता है पर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी तरीके का, पैसों का, ब्लड रिलेशन का, किसी तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो जब हम पॉलिसी को लेते हैं उस टाइम पे हमारा उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी आर रियल सिस्टर्स, हम एक दूसरे की पॉलिसी जिस टाइम ले रहे हैं उस टाइम पे हमारा वो ब्लड रिलेशन या वो रिलेशन होना चाहिए। भाई बहन मम्मी पापा का रिलेशन तो लाइफ लॉन्ग ही रहता है, बट हस्बैंड वाइफ का वैसा नहीं होता। सो अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जब वो प्रॉपरली मैरिड थे, लेकिन बाद में उनका कभी डाइवोर्स वाइवोर्स हो गया, अब वो रिलेटेड नहीं है, वाइफ की डेथ हो जाती है, तो भी हस्बैंड वो पैसा क्लेम कर सकता है अगर वो नॉमिनी है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का रूल है, जब आप पॉलिसी ले रहे हो, बाय कर रहे हो, तब वो इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। लॉस के टाइम पे वो इंटरेस्ट सेम हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन यू आर बाइंग द पॉलिसी एट दैट टाइम द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। तो इसमें हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल आएगा, बाकी मम्मी पापा भाई बहन तो ऑलवेज ही रिलेटेड होते हैं। देन अगर आप फायर इंश्योरेंस की बात करते हो, फायर इंश्योरेंस का दोनों टाइम पे इंटरेस्ट होना चाहिए, जब आप पॉलिसी लेते हो और जब लॉस होता है तब।
एक मिनट। जैसे आज मेरी फैक्ट्री है, मेरी नहीं तो आपकी फैक्ट्री है, अब आप उस फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, तो पहली बात जब आप पॉलिसी बाय करने के लिए कंपनी में जाओगे, उस टाइम पे वो फैक्ट्री या वो फैक्ट्री का इंटरेस्ट आपका होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, एज वेल एज सपोज 4 साल के बाद, एक मिनट आप पार्थ, सपोज 4 साल के बाद आपने वो फैक्ट्री मुझे बेच दी थी, अब लॉस हो गया, आग लग गई, तो वो क्लेम ना मुझे मिलेगा ना आपको मिलेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पॉलिसी बाय करते टाइम था और मेरा इंटरेस्ट पॉलिसी लॉस हुआ उस मतलब लॉस जब हुआ तब था। बट फायर इंश्योरेंस की कंडीशन होती है जब आप पॉलिसी लेते हो तब भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और जब लॉस होता है तब भी, दोनों टाइम पे वो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको वो पैसा क्लेम होता है। जैसे ऊपर वाले कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक थी, मैंने आपको 20 लाख का लोन दिया था इसलिए मैंने इंश्योरेंस करवाई। अब एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी मेरे पास इंटरेस्ट था बिकॉज आई हैड लेंट यू 20 लाख रुपीज। सपोज जब लॉस हुआ तब तक आप मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर चुके थे, तो अगर मुझे मेरे पैसे वापस मिल चुके हैं तो क्या अब मेरा कोई उस फैक्ट्री में इंटरेस्ट है? नहीं। तो अगर एट द टाइम ऑफ द लॉस मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो पैसा नहीं मिलेगा। आपको तो वैसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिसी मैंने करवाई थी, और मुझे भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब मेरा वो इंटरेस्ट लूज हो चुका है। So fire insurance में you have to take care that the interest should be present at the time of taking the policy as well as at the time of the loss. And और कोई भी इंश्योरेंस होती है पॉलिसी अदर, उसमें एट द टाइम ऑफ लॉस आपका वो इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ये वैसे बहुत बड़े बड़े रूल्स हैं, यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट बता दिया कि LIC के अंदर पॉलिसी लेते टाइम इंटरेस्ट होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी लेते टाइम और लॉस के टाइम दोनों टाइम, और बाकी सारी इंश्योरेंस में लॉस के टाइम आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी पार्थ आप बोलो क्या कह रहे थे? दीदी, अगर हमने कोई फायर इंश्योरेंस लिया है फॉर एग्जांपल 5 लाख का, और हमारा उसमें वो चीज़ हमारी जल जाती है और हमें लॉस 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 7 लाख का, तो हमें 5 लाख ही मिलेंगे कि 7 लाख? 5 लाख जो आपकी पॉलिसी होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट आप बताते हो, उसको सम अश्योर्ड बोलते हैं। तो आपने पॉलिसी ऐसी चूज की है जिसमें आपने मैक्सिमम सेफ्टी 5 लाख की है, तो आपको देखना चाहिए था कि आपकी फैक्ट्री में और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन आपने जो पॉलिसी ली है वो 5 लाख की पॉलिसी ली है। अब कितना भी आपको 20 लाख का क्यों ना नुकसान हो, आपको पैसा 5 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 2 पॉलिसीज हैं, इसकी नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। कभी ना कभी तो अपन को इंश्योरेंस वालों से डील करना ही पड़ता है, तो अगर हमको रूल्स पता होते हैं तो थोड़ा बेटर रहता। तो 2 प्रिंसिपल्स आज हमने किए, स्लो इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चले। पहला प्रिंसिपल ये कि हमको एक दूसरे को सारी, ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, सारी मटीरियल इन्फॉर्मेशन बतानी है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सामने वाले की डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट करता है। अब मैं मेडिकल लेने जा रही हूँ और मैं बोलूँ यार थोड़ा थोड़ा मेरा सर दर्द हो रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है सामने वाले को बताने वाली, वो आप हाइड कर सकते हो। लेकिन जैसे वो हार्ट अटैक वाली बात थी तो वो मटीरियल है। तो मटीरियल वर्ड जो है वो अपने अपने हिसाब से वेरी करता है, बट हमको सारी मटीरियल इन्फॉर्मेशन दोनों पार्टीज को एक दूसरे को बताना है भरोसा करके। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो उस चीज़ में या उस पर्सन में आपका इंटरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए। किसी स्ट्रेंजर या अननोन पर्सन के लिए आप पॉलिसीज नहीं ले सकते हो। बस आज के लिए इतना कर रहे हैं। 7 पॉलिसीज हैं हमारे पास, बाकी हम बाद में करेंगे। अच्छा ये देखो, एक बार लीव करने से पहले जो अपन ने एग्जाम्पल किया, एक हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस बहुत बोरिंग है। यार क्या कर सकते हैं, नॉलेज तो चाहिए ना।
हाँ मैम, मैम इसलिए मैं आज कुछ बोला ही नहीं मैम, मुझे बहुत कंटाड़ा आ रहा था। ठीक है। अच्छा टेंशन ये मत ले, एग्जाम में आएगा ना तब भी कंटाला आएगा। अच्छा ये मुझे बताओ तो सही, एक हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, 1 साल के बाद उन कपल का बेचारों का डाइवोर्स हो गया और 2 साल के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब क्या हस्बैंड को पैसा मिलेगा? क्योंकि उसकी वाइफ तो डाइवोर्स हो चुका था ऑलरेडी, तो क्या उसको पैसा मिलेगा? हाँ दीदी। मिलेगा, क्योंकि मैम मिलेगा। मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है कि जब तुम पॉलिसी ले रहे हो तब तुम्हारा वो इंटरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए, और जब उसने पॉलिसी ली थी तब तो वो उसकी वाइफ थी। एट द टाइम ऑफ लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस में, तो लॉस हुआ तो भले उसका डाइवोर्स हो चुका था, वो पूरा पैसा क्लेम कर सकता। सो द आंसर इज यस। बस इतना करेंगे, बाकी कल। ओके बाय। दीदी एक मिनट, मतलब इंश्योरेंस एक थोड़ा क्वेश्चन है, अभी पता नहीं आउट ऑफ द बुक हो या ना हो। बोलो। 1 मिनट, प्रभात का क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप बताना, रुकना है। 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 2 लाख का लॉस हो गया, बट इंश्योरेंस करने 2 लाख का क्लेम क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके अलग मैं अलग रीजन। बताऊं? हाँ बताओ। इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्शन करने के लिए एक ऑफिसर आता है, वो देखता है कि क्या सिचुएशन है, कितना लॉस है कितना नहीं, तो वो सब देख के फिर वो उतना ही अमाउंट देते हैं। करेक्ट। पहली बात तो पूरा पूरा तो वो देते ही नहीं, कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो कट कर लेते हैं। बाकी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे पेमेंट होती है, कितने की आपने पॉलिसी करवाई है और कितने का सामान आपके वहां पर था, उस प्रोपोर्शन बेसिस पे वो लोग आपको पे करते हैं। तो वो कंपनी की पॉलिसीज होती है, उस हिसाब से पेमेंट होता है। बाकी कुछ एक्सपेंसेस नॉन क्लेमेबल होते हैं तो वो नहीं देते, ऐसा सब करके। हाँ पार्थ, अभी आप बोलो। जिसको लीव करना है वो क्लास लीव कर सकता है, क्लास वाइंड अप हो चुकी है। वेट करना है तो वेट करें। बोलो पार्थ। दीदी एक 3 लोगों की फैमिली है जिसमें